हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी वाइज में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्कूली बच्चों की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। दोस्तों, आप इस वीडियो को पूरा सुनें और हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए सुनते हैं यह स्कूली बच्चों की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी। तंत्रों और मंत्रों की आवाज़ मेरे कानों में सुई की तरह चुभ रही थी। मैं ये करना नहीं चाहता था, लेकिन जिनकी वजह से मेरे बेटे की ये हालत हुई है उन्हें ये एहसास दिलाना ज़रूरी है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। आज 5 साल बीत चुके थे उस बात को, लेकिन आज तक मेरे बेटे की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। मैं उसके मुंह से बाबा सुनने को तरस गया हूँ। मैं ये सब सोच ही रहा था कि अचानक मेरे सामने बैठे कुबड़े तांत्रिक ने कहा, साधना पूरी हुई, वो आ गई है। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन मुझे कुछ दिखाई ही नहीं दिया। तो मैंने कहा, कहाँ है वो? तो तांत्रिक ने कहा, तुम उसे नहीं देख सकते, लेकिन मैं उसे देख सकता हूँ। वो यही है, तुम बस उनके नाम बताओ। तो मैंने कहा, वो 5 लोग थे। मेरे बेटे का सबसे बड़ा गुनहगार तन्मय और उसकी दोस्त प्रिया है, जो अब उसकी पत्नी बन चुकी है। उनके साथ ही संजय, विक्की और संयम। इन सब की वजह से पिछले 5 साल से मेरे बेटे ने अपने कमरे के बाहर कदम नहीं रखा है, बस एक कोने में पड़ा रहता है। तो तांत्रिक ने पूछा, उनकी चीज़ें लाए हो? मैंने अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाली जो मेरे बेटे को उन लोगों ने दी थी। ये उन लोगों की ही चीज़ें थी। सबसे पहले तन्मय का रुमाल, फिर प्रिया की घड़ी, संजय, विक्की और संयम के जूते। वो सारी चीज़ें मैंने तांत्रिक को दी और साथ में 10,000 रुपए की गड्डी भी उसके आगे रख दी। उस कुबड़े तांत्रिक ने वो गड्डी उठा ली और अपने झोले में डाल दिया। फिर वो उन चीज़ों को हवन में डालने लगा। उसके बाद उसने कुछ मंत्र पढ़े और कहा, अब निसी वही करेगी जो मैं उससे कहूँगा। लेकिन किसी एक इंसान को सबक सिखाने के लिए सिर्फ 2 बार ही निसी को भेजा जा सकता है। निसी किसी भी इंसान को सिर्फ 2 बार ही पुकार सकती है और सिर्फ रात में ही हमला कर सकती है। अब एक एक करके उन 5 को सबक सिखाएगी निसी। तुम्हें अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इंतज़ार करो बदला पूरा होने का। इसके बाद मैं शमशान से अपने घर जाने के लिए चल पड़ा। घर आकर मैंने जब शुभम के कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो बिस्तर में पड़ा हुआ है और एकटक कमरे की छत को देखे जा रहा है। उसके खाने की प्लेट उसी जगह पर रखी हुई थी जहां पर मैं छोड़ कर गया था। उसने एक निवाला नहीं खाया था। मैंने उसे आवाज़ दी, शुभम बेटा। शुभम ने मेरी तरफ देखा भी नहीं। मैं निराश होकर वहां से अपने कमरे में आ गया। कमरे में आने के बाद मैंने शुभम की वो डायरी निकाली जो उसने 15 साल की उम्र में लिखना शुरू किया था। उसने अपनी ज़िंदगी में होने वाले हर एक हादसे के बारे में अपनी डायरी में लिखा था और इसी डायरी से मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने अपनी ज़िंदगी में क्या क्या सहा है। मैंने डायरी का वो पेज खोला जिसमें उसने अपने कॉलेज के पहले दिन के बारे में लिखा हुआ था। मैं फिर से उस डायरी को पढ़ने लगा जिसमें शुभम ने लिखा था, आज मेरे कॉलेज का पहला दिन था। मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं ज़िंदगी के एक नए फेज़ में कदम रखने जा रहा था। मैंने सोचा था कि मैं कॉलेज में बहुत सारे दोस्त बनाऊंगा, वो सब करूंगा जो स्कूल लाइफ में नहीं कर पाया। दोस्तों के साथ घूमना फिरना, मस्ती करना और भी बहुत कुछ। लेकिन जब मैं कॉलेज में पहली बार गया तो मुझे पता चला कि मैंने जो सोचा था इतनी अच्छी नहीं होती कॉलेज लाइफ। मैंने कॉलेज में एंटर किया और मैं अपना क्लास ढूंढ रहा था, लेकिन उसी वक्त मेरे सामने मेरे सीनियर्स का एक ग्रुप आया। मैंने उनसे कहा, प्लीज़ साइड हटिए, मुझे क्लास के लिए देरी हो रही है। उनमें से एक लड़की थी और बाकी के 4 लड़के। लड़कों ने मुझे सर से लेकर पाँव तक ऊपर से नीचे देखा और एक लड़के ने कहा, क्या बात है चश्मेश, कॉलेज का पहला दिन और हमसे मिले बिना ही जा रहा है तू? ये तो अच्छी बात नहीं है, हमें गुड मॉर्निंग भी नहीं कहा तूने। तो मैंने कहा, जी गुड मॉर्निंग, अब मुझे जाने दीजिए। मैं वहाँ से जाने ही वाला था कि एक लड़का ठीक मेरे सामने आ गया और कहा, जब तक हमारी परमिशन ना हो तब तक यहाँ से हिलना भी मत।
फिर उस लड़के ने अपने और अपने साथियों के लिए कुर्सियां मंगवाई और मेरे सामने बैठ गया। उसने कहा, वो क्या है ना, कॉलेज के फर्स्ट डे में हम थोड़ी सी रैगिंग करते हैं और कोई बच नहीं सकता हमसे, तो तू कैसे बचेगा भाई, हम जो बोलेंगे वो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा, देखिए ये सही नहीं है, रैगिंग करना गलत है। उसने कहा, मेरे लिए नहीं है क्योंकि ये कॉलेज ही मेरे बाप का है। ये बोलकर वो हंसने लगा और मैं डर गया क्योंकि अब मैं किसी से उनकी शिकायत भी नहीं कर सकता था। मैंने कहा, क्या करना होगा मुझे? उसने कहा, वाह भाई, बड़ी जल्दी पॉइंट पर आ गया तू। तो सुन, तुझे अभी इसी वक्त जाकर उस पीले सूट वाली लड़की को थप्पड़ मारना है। ये सुनकर मैं चौंक गया क्योंकि मैं किसी को मारने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। तो मैंने कहा, नहीं, ये ठीक नहीं है, रैगिंग के नाम पर आप लोग कुछ भी करवा रहे हो। अरे मैं पूछता हूँ कि उस लड़की को थप्पड़ क्यों मारना होगा? तो उस लड़के ने कहा, क्योंकि वो भी तेरी तरह यहाँ पर नई नई है, इसलिए तुझे उसे थप्पड़ मारना है। और खबरदार जो किसी से शिकायत की, वरना मैं और मेरे दोस्त तेरे कॉलेज का एक एक दिन जहन्नुम बना देंगे। मैं डर गया था तो मैंने कहा, मैं उसे थप्पड़ नहीं मारूंगा, आप कुछ और करा लीजिए। तभी उसने कुछ सोचा और कहा, ठीक है फिर, ऐसी बात है तो एक काम करते हैं। ये बोलकर उसने उस लड़की को बुलाया और कहा, ये लड़का तुम्हें थप्पड़ मारने से मना कर रहा है, तो अब तुम्हें इसे थप्पड़ मारना है। उस लड़की ने मेरी तरफ देखा और मैंने आसपास देखा। हमारे आसपास सारे स्टूडेंट्स की भीड़ लगी हुई थी। उस लड़की ने कहा, मैं इसे क्यों मारूंगी? उस लड़के ने कहा, अगर तुम इसे नहीं मारोगी तो प्रिया तुम्हें मारेगी। उसने अपनी दोस्त की तरफ इशारा करते हुए कहा। वो लड़की डर गई थी, इसलिए उसने मुझे सबके सामने थप्पड़ मार दिया। मैंने आसपास देखा तो कुछ लोग मेरी तरफ सहानुभूति से देख रहे थे तो कुछ लोग हंस रहे थे। तभी उस लड़के ने कहा, तन्मय नाम है मेरा, याद रखना, और मुझे किसी भी काम के लिए मना करने की सोचना भी मत। ये बोलकर वो सब लोग चले गए और उस लड़की ने मुझसे माफ़ी मांगी। मेरा सबके सामने मजाक बना दिया था उन लोगों ने, लेकिन मैंने इन सब बातों को नज़रअंदाज करना ही सही समझा। मुझे लगा कि मेरा बाकी का दिन अच्छा जाएगा, लेकिन सारा दिन तन्मय और उसके दोस्त मुझे परेशान करने में लगे थे। कभी मेरा चश्मा छीन लेते तो कभी किताबें छीन लेते। क्लास खत्म होते ही मैं कॉलेज से चुपचाप निकल आया और जब घर पहुंचा तो बाबा ने मुझसे मेरे पहले दिन के बारे में पूछा। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने उनसे झूठ बोल दिया और कहा कि मेरा दिन बहुत अच्छा था और मैंने बहुत सारे दोस्त भी बनाए। शुभम को अगर मैंने उस दिन थोड़ा जोर देकर पूछा होता तो शायद उसके साथ वो सब कुछ होना ही बंद हो जाता, लेकिन उसने मुझे एक बार भी रैगिंग की भनक नहीं लगने दी। मैंने वापस से डायरी का पेज पलटा। तारीख थी 10 सितंबर 2014। शुभम ने आगे लिखा था, पिछले कुछ दिनों से तन्मय और उसके दोस्त विक्की, संजय, संयम और प्रिया सबके सामने मेरा मजाक बना रहे थे और इसलिए मैं उनकी शिकायत करने के लिए प्रिंसिपल के ऑफिस गया था ताकि वो अपने बेटे को कुछ समझा सके, पर उससे मेरी मुसीबत और बढ़ गई। प्रिंसिपल ने तन्मय और उसके दोस्तों को अपने ऑफिस में बुलाया और उन्हें बहुत डांटा भी। तन्मय मुझे गुस्से में देख रहा था, जैसे कि ऑफिस से निकलने के बाद वो मुझे मार ही डालेगा। मैं काफ़ी घबरा गया था। ऑफिस से बाहर निकलने के बाद तन्मय ने कहा, मेरा वादा है तुझसे, जब तक मैं और मेरे दोस्त इस कॉलेज में हैं तब तक हर दिन तेरे लिए जहन्नुम बनकर रह जाएगा। मेरी शिकायत लगाई ना तूने, अब तू देख तेरा क्या हश्र करता हूँ मैं। ये बोलकर वो सब लोग वहाँ से चले गए। क्लास के बाद मैं वापस घर आ रहा था, लेकिन तभी अचानक से कुछ बाइक वालों ने मुझे रास्ते में घेर लिया। वो तन्मय और उसके दोस्त थे। वो मेरे चारों तरफ बाइक में बैठे चक्कर काट रहे थे। तो मैंने कहा, देखो हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना मैं फिर से तुम्हारी शिकायत कर दूंगा और इस बार कॉलेज से सस्पेंड भी हो जाओगे। तन्मय ने बाइक रोकी और उससे उतरकर मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, शिकायत तो तू तब करेगा जब हम तुझे शिकायत करने के लायक छोड़ेंगे। फिर विक्की और संयम ने आकर मुझे पकड़ लिया और तन्मय ने मुझे जोर से एक मुक्का मारा।
मैं दर्द के मारे रोड पर ही बैठ गया। उन लोगों ने मेरा बैग छीन लिया और मेरे सामने ही उसे आग लगा दी। फिर मुझ पर भी लाते घूंसे बरसाने लगे। मैंने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन तन्मय ने मेरे मुंह में अपना रुमाल ठूस दिया। मैं रो रहा था, लेकिन उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। कुछ देर में जब उनकी थोड़ी भड़ास निकल गई, तब उन्होंने मुझे छोड़ दिया। मेरा चश्मा टूट गया था, कुछ ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था। तो तन्मय ने कहा, ये मत सोचना कि इतने में तू बच गया, तुझे तो कॉलेज के आखिरी साल तक मजा चखाऊंगा मैं। फिर वो लोग चले गए। मैं जैसे तैसे करके उठा और घर आया। उस दिन बाबा घर पर नहीं थे, इसलिए मुझे कुछ बताना नहीं पड़ा और मैं सीधे जाकर सो गया। शुभम ने अगर मुझे इस बारे में कुछ भी बता दिया होता तो सच में मैं उन लड़कों को छोड़ता नहीं, लेकिन शुभम ने तो चुपचाप सब कुछ सहना ही ठीक समझा। मैंने पेज पलटा। तारीख थी 13 सितंबर 2014। शुभम ने आगे लिखा था, पिछले 2 दिनों से मैं कॉलेज नहीं गया था क्योंकि तन्मय से मार खाने के बाद मेरी हालत सच में बड़ी खराब हो गई थी। मैं कमरे से भी बाहर नहीं निकला और बाबा के पूछने पर कह दिया कि मुझे बुखार है। लेकिन आज मैं कॉलेज गया था। मन तो नहीं था, लेकिन आखिर कब तक मैं घर में छुपकर बैठा रह सकता था। जब मैं कॉलेज गया तो देखा कि तन्मय और उसके साथी गेट पर ही बैठे हुए हैं, मानो मेरे आने का इंतज़ार ही कर रहे हो। मैं उन्हें इग्नोर करके अंदर जाने वाला था, लेकिन तभी प्रिया मेरे सामने आ गई और कहा, ये लो, मेरी बहुत ही महंगी घड़ी है ये, और ये गिरकर टूट गई है। कल सुबह मुझे ये बिल्कुल ठीक मिलने चाहिए। मैंने उसके हाथ से घड़ी ले ली और अंदर जाने ही वाला था कि उसने फिर से मुझे रोक लिया और कहा, शुभम, अंदर जाने की इतनी भी क्या जल्दी है, जरा हमारा एंटरटेनमेंट तो कर दो, हम बहुत बोर हो रहे हैं। तो मैंने कहा, देखो प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो, अरे आखिर मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। तो प्रिया ने कहा, हमसे पीछा छुड़ाना था तो क्यों गए थे प्रिंसिपल के ऑफिस, अब गलती की है तो भुगतते रहो। तन्मय और उसके दोस्त थोड़ा दूर से हमारी बातें सुन रहे थे। तो मैंने कहा, प्लीज़ आप लोग मेरा पीछा छोड़ दो, मैं आपकी शिकायत नहीं करूँगा बस। तो प्रिया ने कहा, वो तो तुम कभी कर ही नहीं पाओगे, चलो अब बातें छोड़ो, हमें ज़रा नाच के दिखाओ। मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, ऐसे घूरो मत, जो कहा है वो करो, वरना जानते हो ना तन्मय और उसके दोस्तों को कि वो क्या कर सकते हैं। मैंने तन्मय और उसके दोस्तों की तरफ देखा तो वो लोग मुझे ही घूर रहे थे। ये देखकर मैं डर गया। तो मैंने कहा, देखिए मुझे नाचना नहीं आता। तो प्रिया और उसके दोस्त हंसने लगे। फिर विक्की आया और बोला, अरे कोई बात नहीं प्रिया, हम कुछ और एंटरटेनमेंट कर लेंगे, जरा अपना पर्स देना। तो प्रिया ने उसे अपना पर्स दिया और विक्की ने उसमें से लिपस्टिक निकाली। मैं समझ गया था कि वो क्या करना चाहते हैं, इसलिए मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन संजय और संयम ने मेरा हाथ पकड़ लिया और तन्मय ने मेरा सिर पकड़ लिया। मैं उन्हें रुकने के लिए कहता गया, लेकिन वो नहीं माने और न ही आसपास खड़े स्टूडेंट में से कोई मेरी मदद करने के लिए आगे आया। सब खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। विक्की ने प्रिया की लिपस्टिक जबरदस्ती मुझे लगा दी और साथ में और भी मेकअप का सामान यूज़ किया। सब मुझे देखकर हंस रहे थे और मैं रो रहा था। कुछ लड़कों ने मुझे देखकर सीटी मारी और लड़कियां बहुत ज़्यादा हंस रही थी। मैं वहाँ से शर्मिंदा होकर भाग निकला और घर आकर बहुत रोया। मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये सब। सबका मेरा मजाक उड़ाता हुआ चेहरा मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मैं रोते रोते सो गया। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। शुभम ने एक बार भी सामने से आकर इन बातों का जिक्र नहीं किया। मैं ये सब बार बार इसलिए पढ़ रहा था क्योंकि इन्हें पढ़ने के बाद मेरी बदले की आग और तेज हो जाती थी, जो मुझे याद दिलाती थी कि मुझे अपने बेटे के साथ हुए हर बदसलूकी का बदला लेना है। मैंने पेज पलटा। तारीख थी 20 सितंबर 2014। शुभम ने आगे लिखा था, उस दिन के बाद से जब भी मैं कॉलेज जाता, सब मुझे अलग अलग नाम से चिढ़ाते थे। कोई छमिया कहता तो कोई बारबी। मैं फ्रस्ट्रेट हुआ जा रहा था। मुझे कॉलेज जाने में शर्म आ रही थी, लेकिन जल्द ही सेमेस्टर के एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, इसलिए मैं क्लास को छोड़ भी नहीं सकता था। मेरे बाबा के पास एक कार है और आज बाबा ने कहा कि मैं उनकी कार में कॉलेज जा सकता हूँ क्योंकि वो आज घर पर ही रहने वाले हैं।
मैं बड़ा खुश हो गया और जल्दी से कार लेकर कॉलेज जाने के लिए निकल गया। पिछली रात को बारिश बहुत ही ज़्यादा हुई थी, इसलिए रास्ते में कहीं कहीं पर गड्ढे में पानी भर गया था और कॉलेज के पास भी ऐसा ही एक गड्ढा बन गया था जिसका मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती से वहाँ से गुजरते हुए मैंने किसी के ऊपर पानी का छिटका दिया। मैंने उनसे माफ़ी मांगने के लिए कार रोकी, लेकिन जब मैंने देखा कि वो कौन है तो मानो मेरी सांसें ही अटक गई हों। वो तन्मय और प्रिया थे जो बाइक में साथ बैठे थे। तन्मय का पारा मुझे देखकर और चढ़ गया और वो गुस्से में मेरे पास आया। उसने मुझे मेरा कॉलर पकड़कर कार से बाहर निकाला और इससे पहले कि मैं कुछ बोल पाता उसने मुझे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा मारा। मैं सीधा ज़मीन पर जाकर गिरा। कॉलेज के सारे लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो मैंने कहा, तन्मय मुझे माफ़ कर दो, मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर पानी भरा हुआ है, गलती से हो गया। तो तन्मय ने कहा, साले अंधा है क्या तू, जो तुझे इतना बड़ा गड्ढा नहीं दिखाई दिया? देख क्या हालत कर दी तूने हमारी। अपने बाप की कार में बैठकर खुद को क्या कॉलेज का मालिक समझने लगा? हमारे इतने महंगे कपड़े खराब कर दिए तूने। मैंने आसपास देखा तो तन्मय और प्रिया की हालत देखकर स्टूडेंट हंस रहे थे। तन्मय ने भी ये चीज़ नोटिस किया और गुस्से में बोला, तेरी वजह से ये सब मुझ पर हंस रहे हैं, इसका अंजाम तो तुझे भुगतना पड़ेगा। अब देख कि सब तुझ पर कैसे हंसते हैं। तभी विक्की, संजय और संयम आ गए और उन्होंने मुझे पकड़ लिया। तन्मय ज़बरदस्ती मेरे कपड़े उतारने लगा। मैंने उसे रोकने के लिए उन लोगों को धक्का मारा, लेकिन उन्होंने मुझे एक जोरदार मुक्का मार दिया और मेरे कपड़े उतार दिए। मुझे देखकर सारे लड़के ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। मैं बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हो गया, इतना कि शायद मैं अब उन सबके सामने कभी जा भी नहीं पाऊंगा। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ गए और उन्हें देखकर सब बिल्कुल शांत हो गए। मैं खुद को कवर करने की कोशिश कर रहा था और रोए जा रहा था। प्रिंसिपल ने मेरी हालत देखी और कहा, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मैं कुछ बोलने की हालत में नहीं था। तन्मय और बाकी सब बहुत डर गए थे। मुझे लगा था कि अब शायद प्रिंसिपल उन्हें रेस्टिगेट कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रिया और तन्मय ने मुझ पर भद्दा इल्ज़ाम लगाकर मुझे ही सबके सामने क्रिमिनल साबित कर दिया। प्रिया ने कहा, सर इस शुभम ने मेरे साथ बदतमीजी की है। ये सुनकर मैं हैरान हो गया था। तन्मय ने कहा, हाँ डैड, हम सब ने देखा कि ये प्रिया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। फिर जब मैंने प्रिया को बचाने की कोशिश की तो इसने मुझे और प्रिया को कीचड़ में धक्का दे दिया। आप यहाँ किसी से भी पूछ लीजिए, सबने देखा है यहाँ तो। मैंने आसपास देखा, सब लोग डरे हुए लग रहे थे। तो मैंने कहा, नहीं सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, बल्कि तन्मय और उसके दोस्त हमेशा मुझे टॉर्चर करते रहते हैं। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की सर। तो प्रिया ने कहा, झूठ बोल रहा है ये सर, आप यहाँ खड़े स्टूडेंट से पूछ लीजिए। प्रिंसिपल सर ने पूछा, क्या प्रिया सच बोल रही है? सारे स्टूडेंट्स सर नीचे करके खड़े हुए थे। प्रिंसिपल ने उन्हें जोर से चिल्लाते हुए पूछा और तब उन लोगों ने तन्मय का साथ दिया। तन्मय ने कहा, देखा डैड, कहा था ना मैंने आपसे, इसलिए इसे सबक सिखाने के लिए हमने इसके साथ ये सब किया। प्रिंसिपल को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने तन्मय को थोड़ा साइड में ले जाकर गुस्से में कहा, जो भी वजह हो मुझे नहीं पता, लेकिन तुम लोगों की इस हरकत से मेरी रेप्यूटेशन खराब हो सकती है। अगर इसने हरासमेंट का केस कर दिया तो सोचो क्या होगा। अभी के अभी ये सब बंद करो, बाकी मैं देख लूँगा, लेकिन आइंदा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मैं उसी हाल में खड़ा रह गया। सिर्फ 15 दिन में तन्मय और उसके दोस्तों ने मेरा करियर बर्बाद कर दिया। प्रिंसिपल ने अपनी और कॉलेज की रेप्यूटेशन बचाने के लिए और अपने बेटे को मुसीबत से बचाने के लिए मुझे कॉलेज से ही निकाल दिया और वहाँ से चले गए। तन्मय ने कहा, देखा बेटा, मुझसे पंगा लेने का अंजाम, लेकिन अभी भी इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। तन्मय ने अपने दोस्तों को कुछ कहा। फिर विक्की, संयम और संजय ने अपने जूतों की एक माला बना दी और मुझे पहना दी। मैंने देखा कि अब कोई भी मुझ पर नहीं हंस रहा है। शायद उनके मन में मेरे लिए अब सहानुभूति जाग गई थी। तन्मय ने कहा, अब जा और कहीं जाकर मुंह छुपाकर बैठ जा, क्योंकि आज के बाद तो तू शायद हमारे सामने ही आने की कोशिश करेगा। मैं कुछ नहीं कह सका, बस पुतले की तरह उसके सामने खड़ा रहा। तन्मय ने मुझे धक्का मारा और वो सब लोग वहाँ से चले गए। मैंने अपने कपड़े उठाए और उन्हें पहनकर घर वापस आ गया। शुभम ने इसके आगे कुछ नहीं लिखा था।
क्योंकि इसके बाद से ना तो वो घर से बाहर निकला और ना ही कमरे से। मैंने बार बार उसकी प्रॉब्लम्स जानने की कोशिश की, लेकिन वो एक शब्द ही नहीं बोलता था। उस बात को 5 साल हो चुके थे और शुभम उसके बाद भी उन बातों को भुला नहीं पाया था। बस एक जिंदा लाश की तरह दिन काट रहा था। उसकी वो हालत फिर देखी नहीं जा रही थी। इसलिए मैंने तय किया कि मैं अब खुद शुभम का बदला लूँगा। मैं उन 5 को छोड़ूंगा नहीं, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने उन 5 सालों में उनके बारे में सब कुछ पता लगा लिया था। वो कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, उनकी कमजोरी, उनकी ताकत, सब कुछ जानता था मैं। और अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते। सब कुछ जानने के बाद मैं कब से उन लोगों से बदला लेने के फिराक में था, लेकिन मुझे कोई मौका ही नहीं मिला और ना ही कोई तरीका सूझा जिसके जरिए मैं उन्हें बर्बाद कर सकूं। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरी मुलाकात उस कुबड़े तांत्रिक से हुई। मुझे पता चला कि वो आत्माओं को अपने वश में कर सकता है और उन्हें किसी के भी पीछे भेजकर उनकी ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। इसलिए मैंने उसकी मदद मांगी और बदले में उसने मुझसे 50,000 रुपये मांगे। उसने मुझे शमशान में बुलाया और उस शमशान में बैठकर उसने निसी को अपने वश में कर लिया। जब मैंने उससे निसी के बारे में पूछा तो उसने बताया कि निसी एक ऐसी आत्मा है जो रात में भटकती है और किसी पर भी हमला कर सकती है। वो जब किसी आदमी को पुकारती है और वो आदमी उसकी पुकार सुनकर जवाब देता है तो वो निसी के सम्मोहन में चला जाता है। फिर वो वही करता है जो निसी उससे कराना चाहती है। निसी की बस एक कमजोरी है और वो ये है कि निसी सिर्फ 2 बार ही अपने शिकार को पुकार सकती है। मैंने उसी समय सोच लिया मैं उन 5 से कैसे बदला ले सकता हूँ। इसलिए मैंने तांत्रिक को 50,000 देने का वादा कर दिया, जिसमें से 10,000 रुपये मैं उसे दे चुका था। अब आगे का काम निसी का था। आप जानना जरूर चाहेंगे कि आखिर निसी ने उन 5 के साथ क्या क्या किया। तो चलिए मैं बताता हूँ कि आखिर मेरा बदला कैसे पूरा हुआ। इसके बाद तांत्रिक ने निसी को सबसे पहले मुंबई भेज दिया, जहाँ पर वो 5 रह रहे थे। वो 5 एक ही शहर में थे। तन्मय और प्रिया ने शादी कर ली थी और दोनों एक ही ऑफिस में काम करते थे। विक्की एक स्कूल में टीचर बन चुका था और संजय ने अपना एक गाड़ी मोटर का शोरूम खोल लिया था। लेकिन संयम कोई काम नहीं कर रहा था। उसके पिता इतने अमीर थे कि उसे कुछ काम करने की ज़रूरत भी नहीं थी। सब लोग एक अच्छी खासी ज़िंदगी बिता रहे थे। लेकिन तभी निसी ने उनकी ज़िंदगी में कदम रख दिया। एक रात जब 5 अपने अपने घरों में आराम से सो रहे थे, तब उन 5 के घरों के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाज़ा पीटने की आवाज़ सुनकर वो 5 जाग उठे और दरवाज़ा खोलने के लिए आए। जब उन लोगों ने दरवाज़ा खोला तो देखा दरवाजे पर तो कोई है ही नहीं। फिर उनकी नज़र दहलीज पर पड़े हुए एक पास पर गई। उन लोगों ने उस पास को उठाया और दरवाज़ा बंद करके वापस अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने पास खोलकर देखा, जिसमें एक कॉन्टेस्ट के बारे में लिखा हुआ था। जो वो कॉन्टेस्ट जीतेगा उसे 5 करोड़ रुपए का इनाम मिलेगा। उस कॉन्टेस्ट के बारे में जानकर सबके होश उड़ गए। पहले तो किसी ने उस पर विश्वास ही नहीं किया, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि उन्हें एक बार उस कॉन्टेस्ट के बारे में पता करके देखना चाहिए। संयम के पास बहुत पैसे थे, लेकिन वो खुद से पैसे कमाना चाहता था, इसलिए उसने भी कॉन्टेस्ट में दिलचस्पी दिखाई। सबको उस पास में एक मोबाइल नंबर मिला, जिसमें उन्हें अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स भेजनी थी और उन सब लोगों ने उसी रात को जल्दबाजी में अपनी पर्सनल डिटेल्स उस नंबर पर सेंड कर दी और वापस सोने चले गए। वो नंबर मेरा था। अगले दिन तन्मय को विक्की का कॉल आया, क्योंकि वो लोग 5 साल के बाद भी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तन्मय ने विक्की से कहा, हेलो विक्की, तुझे पता है मुझे एक कॉन्टेस्ट का पास मिला है। तो विक्की ने कहा, क्या तुझे भी मिला है? अरे कल रात मुझे भी पास मिला, 5 करोड़ रुपए का प्राइज है और बस टास्क पूरे करने हैं। तो तन्मय ने कहा, हाँ, मैं भी उसी पास के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन कहीं ये फेक तो नहीं होगा यार। तो विक्की ने कहा, मुझे तो नहीं लगता, और वैसे भी इसमें हमारा तो कोई नुकसान नहीं है ना, ट्राई करके देख लेते हैं और हर टास्क पूरा करने के बाद हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। एक टास्क पूरा करके देख लेते हैं,
अगर पैसे मिल गए तो हम आगे टास्क कंटिन्यू करेंगे, वरना छोड़ देंगे। तो तन्मय ने कहा, हाँ सही कहा तूने। वैसे बाकी लोगों से बात हुई क्या तेरी? क्योंकि कॉलेज से निकलने के बाद किसी से कांटेक्ट ही नहीं हो पा रहा। तो विक्की ने कहा, हाँ संयम से बात हुई अभी थोड़ी देर पहले, वो भी कॉन्टेस्ट में पार्ट लेगा, लेकिन संजय का पता नहीं। तन्मय ने कहा, चल ठीक है, अच्छी बात है, इसी बहाने हम पुराने दोस्त मिल भी लेंगे। अच्छा ठीक है भाई, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ। फिर तन्मय ऑफिस चला गया। रात होते ही मैंने तन्मय को कॉल किया। वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मैं इसी बात का फ़ायदा उठा रहा था। मैंने कहा, हेलो मिस्टर तन्मय, आपने जिस कॉन्टेस्ट में पार्ट लिया है, मैं उस कॉन्टेस्ट का मैनेजर हूँ। अब से मैं आपको आपके टास्क बताऊँगा। तो तन्मय ने कहा, अच्छा ठीक है, बताइए क्या करना है मुझे। तो मैंने कहा, जितने भी लोग इस कॉन्टेस्ट में पार्ट ले रहे हैं उन्हें टास्क पूरा होते तक एक साथ रहना होगा, इसलिए आप सभी एक जगह रहेंगे। आप खुद फैसला कर सकते हैं कि आपको कहाँ रहना है। तो तन्मय ने कहा, अरे वाह, अच्छी बात है, मेरी वाइफ और मेरे दोस्त इस कॉन्टेस्ट में पार्ट लेंगे, वो मेरे घर पर ही रहेंगे, मैं कल ही उन्हें अपने घर पर बुला लूँगा। तो मैंने कहा, बड़ी अच्छी बात है, मैं आपको आपका टास्क कल दूँगा। फिर अगले दिन तन्मय ने अपने दोस्तों को कॉल करके अपने घर पर रहने के लिए बुला लिया। अगले ही दिन मेरे बेटे के सारे गुनहगार वापस से मिले। विक्की, संजय और संयम अब तीनों उसके घर पर आ चुके थे और एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब निसी के जरिए मैं उन्हें अंदर से कैसे तोड़ने वाला था। रात में सारे दोस्त एक दूसरे से बातें कर रहे थे और कॉलेज के दिनों को याद कर रहे थे। लेकिन एक बात मुझे भी हैरानी में डाल रही थी कि उन पांचों को शुभम के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वो सभी भूल चुके थे कि उन्होंने शुभम के साथ क्या किया था। उस रात मैंने उन्हें कॉल किया। तन्मय ने पूछा, जी कहिए, पहला टास्क क्या है, हम सुन रहे हैं। मैंने कहा, आपका पहला टास्क ये है कि आधी रात को आप सबको शहर के शमशान में आकर पूरी रात गुजारनी होगी। एक पल के लिए कॉल पर बिल्कुल सन्नाटा छा गया। मुझे पता था कि उनके चेहरे के रंग उड़ गए थे। तो तन्मय ने कहा, अरे ये क्या फालतू टास्क है, ऐसा भी कोई टास्क देता है क्या, मैं नहीं करने वाला ये सब। तो संयम ने कहा, और क्या भाई, शमशान में रात नहीं गुजार सकते हम। तो मैंने कहा, 1 करोड़ रुपए का सवाल है, टास्क थोड़ा तो मुश्किल होगा ना, और ये इतना भी मुश्किल नहीं है, बाकी सोच लीजिए वरना आप कॉन्टेस्ट से बाहर कर दिए जाएंगे। तन्मय और उसके दोस्त तो सोच में पड़ गए। प्रिया ने कहा, अरे इतना भी मुश्किल नहीं है ये, हम सब तो साथ में ही रहेंगे ना, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, हम कर लेंगे। उसकी बात सुनकर बाकी सब लोग भी मान गए। मैं मुस्कुरा रहा था क्योंकि शमशान में उनके साथ कुछ होने वाला था। आधी रात होते ही वो सब लोग शमशान में पहुंच गए। अंधेरी रात थी और उनके हाथ में टॉर्च के अलावा कुछ भी नहीं था। वो सब लोग शमशान में बैठ गए। कुछ देर तक सब लोग साथ में बैठकर बातें कर रहे थे, लेकिन कुछ ही देर में सबको नींद आ गई और वो लोग शमशान में ही सो गए। जैसे ही उनकी नींद गहरी हुई, निसी ने अपना काम शुरू कर दिया। वो अपनी शक्तियों से कुछ अजीब सी आवाज़ें निकालने लगी। विक्की उस आवाज़ को सुनकर उठ गया और कहा, ये कैसी आवाज़ है, जैसे कि कोई गड्ढा खोद रहा है। उसने आसपास देखा लेकिन शमशान में कोई दिखाई नहीं दिया। उसे लगा कि वो आवाज़ झाड़ियों के बीच से आ रही है, इसलिए वो टॉर्च लेकर वहाँ चला गया, पर झाड़ियों के बीच में भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया और गड्ढा खोदने की आवाज़ तेज होती जा रही थी और उसी के साथ विक्की के पसीने भी छूट रहे थे। तभी अचानक से उसके पैर को किसी चीज़ ने जकड़ लिया और विक्की चीख पड़ा, ये क्या है। विक्की जमीन पर पैर पटकने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पैर पर उस चीज़ की जकड़ और टाइट हो गई। विक्की ने टॉर्च से जब अपने पैर को देखा तो उसे पता चला कि उसके पैर पर एक रस्सी लिपटी हुई है। उसने कहा, ओह अच्छा, तो ये रस्सी है, मैंने सोचा कहीं कोई सांप तो नहीं है। फिर विक्की ने अपने पैर से उस रस्सी को निकाल दिया और वापस आने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि उसके पीछे कुछ है। वो जैसे ही पीछे मुड़ा, बुरी तरह से डर गया और चीखने लगा, तन्मय, संजय, जल्दी आओ। ये कैसे हो सकता है,
अभी तो यहाँ कोई नहीं था, फिर ये यहाँ कैसे आया? उसके सामने एक लाश पेड़ पर लटक रही थी जिसका सर ही गायब था। उसकी चीख सुनकर सभी लोग उसके पास आ गए। तन्मय ने पूछा, क्या हुआ भाई, तुझे चिल्ला क्यों रहा है? तो विक्की ने कहा, ये देखो, ये लाश कैसे लटक रही है। तन्मय ने विक्की की ओर हैरानी से देखा और कहा, अरे कौन सी लाश? लेकिन विक्की उसके सवाल से हैरान हो गया और जब उसने वापस लाश की तरफ देखा तो वहां कोई भी नहीं था। विक्की की आंखों में खौफ नजर आ रहा था। तो संयम ने कहा, अरे यार, लगता है इसने सपना देखा है, चलो अब यहाँ से। वैसे भी अब थोड़ी देर में सुबह होने वाली है और हमारा पहला टास्क भी पूरा हो जाएगा। विक्की के अलावा सब लोग वापस चले गए और विक्की उसी पेड़ की ओर देखे जा रहा था। उसने अपनी आंखें मली और फिर से पेड़ की ओर देखा, पर वहां सच में कोई भी नहीं दिखा। विक्की ने सोचा शायद सच में उसे वहम हुआ था और ये सोचकर वो भी वापस आ गया। विक्की जानता नहीं था कि ये तो बस शुरुआत थी। आगे उनकी ऐसी हालत होने वाली थी कि वो शुभम की तरह वो लोग भी मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे। पहला टास्क उन्होंने पूरा कर लिया। फिर मैंने उनसे कहा, आप सभी मुझे अपनी बैंक की डिटेल्स भेज दीजिए, मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ। वो सब खुश हो गए और उन लोगों के अकाउंट में मैंने 1-1 करोड़ रुपए भेज दिए। मेरे पास बहुत पैसे थे, इसलिए मुझे पैसों की चिंता नहीं थी, बस मुझे शुभम को इंसाफ दिलाना था। सबको फिर कॉन्टेस्ट पर विश्वास हो गया था और वो लोग अगले टास्क के लिए इंतज़ार कर रहे थे। प्रिया और तन्मय ऑफिस में थे जब मैंने प्रिया को उसका दूसरा टास्क भेजा और कहा, आपको सबके सामने तन्मय को 4 थप्पड़ मारना है, लेकिन आप उसे बता नहीं सकती कि ये टास्क है। प्रिया ये सुनकर हैरान हो गई थी और तन्मय को इस बारे में पता भी नहीं था। लेकिन प्रिया पैसों की बहुत लालची थी और अगर इतना सा काम करके 1 करोड़ रुपए मिल सकते थे तो कोई भी इस काम के लिए मना नहीं करेगा। प्रिया तन्मय के पास गई और उसका कॉलर पकड़कर उठाया। फिर उसने सबके सामने तन्मय को लगातार 4 बार थप्पड़ मार दिया। लेकिन ये देखकर तन्मय हैरान हो गया था और साथ ही उसे बहुत गुस्सा भी आया। उसने देखा कि उसके साथ काम करने वाले उस पर हंस रहे हैं। तन्मय ने पूछा कि उसने उसे क्यों मारा, लेकिन कंडीशन के हिसाब से प्रिया उसे इग्नोर करके चली गई। फिर मैंने तन्मय को उसका टास्क भेजा और कहा, आपको प्रिया को सबके सामने थप्पड़ मारना है और आप ये बात नहीं बता सकते कि ये टास्क है। उस समय तन्मय का पारा चढ़ा हुआ था, इसलिए उसने बिना सोचे समझे प्रिया को जाकर थप्पड़ मार दिया। प्रिया को लगा कि तन्मय ने गुस्से में उसे थप्पड़ मारा है और यही मैं चाहता था। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे। सबको लग रहा था कि ये उनकी घर की बात होगी। ऑफिस से आने के बाद दोनों के बीच बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई, लेकिन किसी ने भी टास्क के बारे में एक दूसरे को नहीं बताया। दूसरी तरफ विक्की, संजय और संयम भी रात को घर वापस आए और तब मैंने उन तीनों को उनका टास्क बताया और कहा, आप तीनों को अभी एक चाकू से अपने हाथ, पैर और सीने पर कट लगाना है और उसकी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर शेयर करना है, लेकिन चोट इतनी होनी चाहिए कि खून बहते रहे। वो सब लोग डर गए थे। संयम ने कहा, मैं नहीं ये करूँगा, हमें कुछ भी हो सकता है। तो मैंने कहा, नहीं, कुछ भी नहीं होगा, आप घर पर ही अपनी चोट को ट्रीट कर सकते हैं, जल्दी कीजिए वरना आप कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे। तो संजय ने कहा, नहीं, मैं नहीं करूँगा, आप बाहर कर दीजिए मुझे। तो मैंने कहा, सोच लीजिए, अगर आप कॉन्टेस्ट से बाहर हो जाएंगे तो जो 1 करोड़ रुपए आपने जीते हैं वो भी हार जाएंगे और साथ ही आपको उसका 3 गुना ज़्यादा अमाउंट भी देना होगा। वो लोग मेरी बात सुनकर हैरान हो गए थे। संयम ने कहा, क्या बकवास है, आपने पहले इस रूल के बारे में तो नहीं बताया। तो मैंने कहा, आपने वो पास ठीक से पढ़ा नहीं, उसमें सारे नियम लिखे हुए थे। विक्की ने कहा, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्या कर लेंगे आप अगर हमने पैसे नहीं दिए तो मैंने कहा, आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स मेरे पास हैं, मैं आपके और आपके परिवार के बारे में सब कुछ जानता हूँ। अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके परिवार के साथ कुछ भी कर सकता हूँ। विक्की, आपकी माँ अकेले कोलकाता में रहती है ना? और संयम, आपका छोटा भाई इस वक्त उसी कॉलेज में है जहाँ से आपने पास आउट किया है। और संजय के बाबा अभी शोरूम संभाल रहे हैं और वो अकेले हैं। सब लोग मेरी बात सुनकर डर गए थे। उन्होंने मुझसे कहा कि
कि मैं किसी को नुकसान न पहुंचाऊं और वो टास्क पूरा करेंगे। फिर उन लोगों ने सच में अपने हाथ, पैर और सीने में चाकू से कट लगाया और उसके पिक्चर सोशल मीडिया पर डाल दी। मुझे उनकी बेबसी देखकर बड़ी खुशी हो रही थी। फिर मैंने उन पांचों के अकाउंट में और 1-1 करोड़ रुपए भेज दिए। फिर उसके 2 दिन बाद जब सब लोग रात में साथ में बैठे हुए थे, तब मैंने उन्हें कॉल किया और अगला टास्क दिया। ये टास्क विक्की, संयम, तन्मय और संजय के लिए है। आप सबको कल लड़कियों की तरह मेकअप करके काम पर जाना होगा और प्रिया का टास्क होगा आप सबका मेकअप करना, और साथ ही आप सबको अपने पिक्चर सोशल मीडिया पर डालनी भी होगी। तो तन्मय ने कहा कि क्या घटिया टास्क दे रहे हैं आप, सब हंसेंगे हम पर, बस बहुत हुआ, अब मैं कंटिन्यू नहीं करूँगा। तो मैंने कहा आपके दोस्त आपको बता देंगे कि कॉन्टेस्ट से बाहर जाने के नियम क्या हैं, अच्छे से सोच लीजिएगा। इसके बाद उसके दोस्तों ने तन्मय को सारे नियम बताए और पैसे न देने पर क्या हो सकता है ये भी बताया। मैं जानता था कि वो अब पछता रहे होंगे और कोस रहे होंगे कि आखिर क्यों उन्होंने इतना बड़ा रिस्क ले लिया। फिर अगले दिन जैसा मैंने कहा था वैसा ही सब लोग लड़कियों की तरह मेकअप करके निकल पड़े, और जैसे शुभम को देखकर सब हंस रहे थे वैसे ही उन्हें देखकर भी सब लोग हंस रहे थे। सबको मजाक उड़ाते देखकर उनकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। सबके सामने अपना मजाक बनाने के बाद जब वो लोग घर आए तब उन्हें उनके पैसे मिल गए। उस रात उनमें से कोई नहीं सोया। सबको लोगों का हंसता हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। बिल्कुल वही हो रहा था उनके साथ जो उन्होंने शुभम के साथ किया था, और ये पहली बार था जब उन्हें शुभम की याद आई। उन्हें याद आया कि उन्होंने भी कभी किसी के साथ ऐसा किया था। आप लोग सोच रहे होंगे कि मुझे ये सब बातें कैसे पता चल रही हैं, तो उनके साथ होने वाली सारी चीज़ों के बारे में तांत्रिक ने बताया था मुझे, क्योंकि वो उन्हें देख सकता था, उनकी मन की बातें भी सुन सकता था। तन्मय ने अपने दोस्तों से कहा, मैं और नहीं सह सकता यार, अभी भी 2 टास्क बाकी हैं और पता नहीं वो हमसे क्या करने को कहेगा। तो विक्की ने कहा, लेकिन हम बस जीतने ही वाले हैं तन्मय, और फिर पता है ना कि अगर हमने उसकी बात नहीं मानी तो हमारे घर वालों के साथ कुछ भी कर सकता है, उसे सब कुछ पता है यार हमारे बारे में। तो प्रिया ने कहा, नहीं मुझे नहीं लगता, वो बस हमें डरा रहा है। अरे 3 करोड़ रुपए मिल चुके हैं, हम सब के लिए इतना काफ़ी है भाई। मैं तो अब और टास्क पूरे नहीं करूँगी और ना ही अब मैं उसे पैसे वापस दूंगी। ये बोलकर प्रिया तो सोने चली गई, लेकिन अपने लिए बहुत बड़ी समस्या पैदा कर गई। प्रिया ने टास्क लेने से मना कर दिया और निसी उसके पीछे पड़ गई। उसे पता नहीं था कि ऐसा करने की सज़ा पहले उसे नहीं बल्कि उसके परिवार को मिलेगी। उस रात प्रिया का भाई आरुष अपने घर पे पढ़ाई कर रहा था, तभी उसे खिड़की पर किसी की आवाज़ आई। आरुष खिड़की के बाहर चला आया और बाहर झांक कर देखा, लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। वो वापस आने ही वाला था कि अचानक से उसे किसी लड़की ने पुकारा, आरुष, आरुष। आरुष ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, हाँ कौन है यहाँ? उसे फिर से आवाज़ आई, मैं हूँ प्रिया। आरुष ने कहा, दीदी आप कहाँ हैं? उसने जैसे ही जवाब दिया वैसे ही उसकी आंखें धुंधली होने लगी और चेहरे का भाव भी बदलने लगा। वो निसी थी जो प्रिया की आवाज़ निकालकर उसे अपने वश में कर रही थी। निसी ने कहा, आओ मेरे पास। आरुष बिना कोई सवाल किए घर के बाहर जाने लगा। वो मानो पूरी तरह से निसी के सम्मोहन में चला गया था। निसी ने कहा, चले आओ मेरे पास। आरुष निसी की आवाज़ की ओर खिंचा चला गया। कुछ ही देर में वो सड़क के बीचों बीच पहुंच गया। तब निसी ने कहा, वहीं रुक जाओ। आरुष वहीं पर ठहर गया। तभी अचानक से एक ट्रक न जाने कहां से आ गई और उसने आरुष को टक्कर मार दी। आरुष दूर जा गिरा और उसके सिर पर बहुत ज़्यादा चोट लगी। वो तड़प रहा था, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। जल्द ही वहां पर लोगों की भीड़ लग गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। अगले दिन प्रिया को ये बात पता चली तो वो रोने लगी। उसी वक्त मैंने उसे कॉल किया और कहा, देखा प्रिया जी, टास्क से बाहर जाने का नतीजा। अभी तुम्हारा भाई जिंदा है, हॉस्पिटल में है, लेकिन अगर तुम लोगों ने टास्क पूरा नहीं किया या पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारे घर वालों को मार भी सकता हूँ। ये सारी बातें सुनकर प्रिया और उसके साथी काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे और वो समझ गए थे कि अब वो बच नहीं सकते। उनकी हालत मानो ख़राब हो रही थी
और रिजल्ट के बारे में सोच सोच कर उनकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ने लगी थी। किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। वो लोग पुलिस में भी शिकायत नहीं कर सकते थे क्योंकि मैं उन्हें हमेशा अलग अलग नंबर से कॉल किया करता था और वो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। उस रात मैंने उन्हें वापस से कॉल किया और उन्हें उनका अगला टास्क बताया। मैंने कहा, विक्की, संयम, तन्मय और संजय, तुम्हारा अगला टास्क ये है कि तुम लोगों को कल ऑफिस के सामने बिना कपड़ों के बैठना है और वहां आने वाले हर एक शख्स को कहना है कि वो तुम्हें थप्पड़ मारे। फिर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मुझे सबके सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। वो सब रो रहे थे। मेरे मन को बड़ी तसल्ली मिली क्योंकि शुभम भी उनकी तरह ही रोया था। तन्मय और बाकी लोगों के पास अब कोई चारा नहीं था। खुद को और अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए उन लोगों ने मेरी बात मान ली और अगले दिन वो सब लोग बिना कपड़ों के ऑफिस के सामने पहुंच गए। उन्हें देखकर ऑफिस के पास से गुजरने वाले लोग बहुत जोर जोर से हंस रहे थे और तन्मय और उसके साथियों की आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। तभी संयम को याद आया और उसने कहा, हमने कॉलेज में एक लड़के के साथ भी ऐसा ही कुछ किया था ना, शायद उसी की सज़ा मिल रही है हमें। उस दिन सबको शुभम के साथ किए गए बदसलूकी की याद आई। वो सब अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। उनके सामने स्लैप मी का बोर्ड लगा हुआ था और आते जाते लोग उन्हें थप्पड़ भी मार रहे थे। सब लोगों के सामने वो चारों लोग उसी तरह शर्मिंदा हुए जैसे शुभम हुआ था। चारों तरफ उनकी थू थू हो रही थी। लोग उनकी तस्वीरें खींच रहे थे और देखते ही देखते वो तस्वीरें वायरल हो गई। जब उनके परिवार वालों के पास वो तस्वीरें पहुंची तो उन्हें भी उन पर शर्मिंदगी महसूस हुई। संजय के बाबा जो शोरूम में बैठे थे, उन्होंने वो तस्वीर देखते ही अपनी शॉप बंद कर ली क्योंकि आते जाते लोग उनसे सवाल कर रहे थे। उस दिन चारों ने अपनी सोसाइटी में अपना मजाक बनवा लिया और घर से बाहर निकलने में भी उन्हें शर्म आने लगी। तन्मय और उसकी वाइफ को उनकी इस हरकत के लिए ऑफिस से भी निकाल दिया गया। विक्की अपने स्कूल से निकाला गया। तब जाकर मुझे ठंडक मिली। अब एक आखिरी टास्क देना बाकी था। उस दिन के बाद वो सब लोग सदमे में थे। कोई काम पर नहीं गया। शुभम की तरह ही उन लोगों ने खुद को घर में कैद कर लिया। फिर मैंने उन्हें कॉल किया और कहा, अब तुम लोगों को तुम्हारा आखिरी टास्क देने वाला हूँ, क्या तुम लोग तैयार हो? सामने से किसी ने कुछ नहीं कहा। मैं जानता था वो इतनी बेइज्जती के बाद अंदर से टूट गए हैं। अब उनके साथ चाहे जो कुछ भी कर लो उन्हें फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैंने कहा, तुम्हारा आखिरी टास्क ये है कि तुम्हें वो सारे पैसे वापस करने होंगे जो तुम लोगों ने जीते हैं। मेरी वो बात सुनकर प्रिया जोर से चिल्लाई और कहा, क्या मजाक है ये? इतना कुछ कराया तुमने हमसे और अब पैसे वापस मांग रहे हो? मैं वापस पैसे नहीं दूंगी, सुना तुमने? मैं जोर से हंसने लगा और कहा, तुमने अगर पैसे नहीं लौटाए तो जानती हो ना क्या होगा। विक्की ने कहा, जो करना है करो, मैं भी पैसे नहीं दूंगा। इतने दिनों से तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और अब पैसे भी मांग रहे हो। मैं भी पैसे नहीं दूंगा। तो मैंने कहा, तुम लोगों को याद है कि तुमने भी इसी तरह किसी को बड़ा बेबस कर दिया था, उस पर भी ऐसा ही कुछ बीता होगा। तुम लोगों ने उसका करियर बर्बाद कर दिया। ये सुनकर सब शांत पड़ गए। तन्मय ने पूछा, कौन हो तुम और उसके बारे में कैसे जानते हो? तो मैंने कहा, उसी लड़के का बाप हूँ मैं। तुम्हारी वजह से वो किसी के सामने आने से भी डरने लगा। पिछले 5 सालों से मैंने उसकी आवाज़ नहीं सुनी है। खुद को कैद कर रखा है उसने। तुम तो सब कुछ भूल गए थे, अपनी ज़िंदगी आराम से जी रहे थे, लेकिन शुभम एक दिन के लिए भी वो सब कुछ भूल नहीं पाया। दिमागी तौर पर बीमार पड़ गया है वो, और अब तुम्हारे साथ भी वही होगा। तुम लोग भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे और बाहरी दुनिया के लोगों के लिए मजाक बनकर रह जाओगे। अब मेरे पैसे वापस करो। प्रिया ने कहा, नहीं, हम नहीं देंगे। माना हमने गलती की, लेकिन हमें अपनी गलती का एहसास है, हमें माफ़ कर दो। मैंने कहा, अगर रात होने से पहले तुम लोगों ने पैसे नहीं लौटाए तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर मैंने कॉल कट कर दिया। रात हो गई। मैं शमशान में तांत्रिक के सामने बैठा था। किसी ने उस समय तक पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए निसी ने अपने काम को अंजाम दिया। उस रात प्रिया के अलावा बाकी सब लोग सो नहीं पा रहे थे क्योंकि मैंने उनकी रातों की नींद छीन ली थी। प्रिया कमरे में अकेली थी और तभी निसी ने उसे आवाज़ दी, प्रिया दीदी, प्रिया दीदी। प्रिया झट से उठ गई क्योंकि वो आवाज़ आरुष की थी। प्रिया ने कहा, हाँ आरुष, तू कहाँ है? तू यहाँ कैसे और कब आया? निसी ने कहा, आप खिड़की के पास आइए। प्रिया उसी वक्त निसी के वश में हो गई क्योंकि उसने निसी को जवाब दे दिया था। वो उठकर खिड़की के पास आई। उसके कमरे में खिड़की काफ़ी बड़ी थी, यानी कोई भी वहाँ से कूद सकता था और उसका कमरा भी पहले फ्लोर पर था। निसी ने कहा, आपको मर जाना चाहिए, कूद जाइए दीदी आप। प्रिया पूरी तरह सम्मोहित हो गई थी, इसलिए उसने हाँ में सर हिलाया। निसी ने कहा, खिड़की से कूद जाइए दीदी। प्रिया खिड़की पर चढ़ गई और तुरंत उसने खिड़की से कूदकर आत्महत्या कर ली। कुछ गिरने की आवाज़ सुनकर तन्मय और उसके दोस्त बाहर आए और उन्होंने प्रिया को मरा हुआ पाया। तन्मय रोने लगा और उसे पुकारने लगा। उस रात तन्मय की मानसिक स्थिति पूरी तरह खराब हो गई। विक्की, संयम और संजय को समझ आ गया था कि प्रिया की मौत के पीछे मेरा ही हाथ है और इसलिए खुद को बचाने के लिए उन लोगों ने सारे पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। इस तरह मैंने अपने बेटे के सबसे बड़े गुनहगार तन्मय को सबक सिखाया और उसकी आगे की ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी। प्रिया की मौत के बाद तन्मय को मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया क्योंकि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और पागलों वाली हरकतें करने लगा। विक्की, संयम और संजय भी फिर बिल्कुल अकेले पड़ गए। उसकी सोसाइटी में लोग उनसे बात भी नहीं करते थे, सब उन्हें अजीब निगाहों से देखते थे और इन सब का उनके ऊपर बड़ा गहरा असर हुआ। इतना बुरा कि विक्की ने खुद की जान लेना ही सही समझा। उसकी मौत के बाद संयम और संजय दोनों डिप्रेशन में चले गए और इस तरह मेरा बदला आखिरकार पूरा हुआ। तो दोस्तों, ये स्कूली बच्चों की बेहद ही डरावनी और खौफनाक कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें और हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो दोस्तों, हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।